नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रसन्न मिश्रा और स्वागत है आपका द हिंदू के दैनिक हिंदी अनुवाद में। तो दोस्तों, आज तारीख है 6 फरवरी 2017। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर है दोस्तों कि यूएस कोर्ट रिजेक्ट्स प्ली टू रीइंस्टेट ट्रम्प ट्रैवल बैन। तो दोस्तों, जो ट्रैवल बैन मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रैवल बैन लगाया था, अर्थात 7 देशों के वो लोग जो कि मुस्लिम बाहुल्य देशों से आते हैं, तो उन्हें वीज़ा प्राप्त करने के बावजूद भी अमेरिका में नहीं घुसने दिया जा रहा था। तो उस बात को लेकर के एक याचिका दायर हुई थी। तो उस याचिका में कोर्ट ने सुनवाई करके ये कहा था कि ये असंवैधानिक है और उस पर उन्होंने बैन लगा दिया था। तो उसको रीइंस्टेट करने के लिए, यानी कि उसे फिर से शुरू करवाने के लिए, उस बैन को डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने एक याचिका फिर से कोर्ट में लगाई थी कि हमने जो कुछ किया है तो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए किया है, इसलिए उसको मद्देनज़र रखते हुए कोर्ट अपने आदेश को बदले। लेकिन दोस्तों, कोर्ट ने कहा है कि वो अपने आदेश को नहीं बदला है और उसने जो डोनाल्ड ट्रंप के ऑर्डर पे एक स्टे लगा दिया था, तो उस ऑर्डर पे स्टे को उसने नहीं हटाया है, जिसे कि डोनाल्ड ट्रंप हटवाना चाह रहे थे। तो दोस्तों, पूरा घटनाक्रम क्या है तो उसके तकनीकी पहलुओं पर जाके मैं आपको अच्छे समझाता हूँ कि हुआ क्या था। कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने एक कार्यपालिका आदेश दिया था। ध्यान दीजिएगा, कार्यपालिका आदेश यानी कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दिया था कि वो 7 देश जिनके उन्होंने नाम बताए थे, आपको भी पता होगा, उनके लोग अमेरिका नहीं आ सकते हैं। यानी कि भले ही उन्हें वीज़ा प्राप्त हो गया है, लेकिन वो अमेरिका नहीं आ सकते हैं, और अगर वो अमेरिका आते हैं तो उनको एयरपोर्ट से ही वापस उनके देश भेज दिया जाएगा, अमेरिका में घुसने नहीं दिया जाएगा। तो हुआ ये था कि शुरू में जब एक याचिका दायर की गई थी 2 इराकियों की तरफ से, तो वहाँ पर जो पहला फैसला आया था तो उसमें ये कहा गया था कि वो सभी लोग जो या तो प्लेन में सवार हो चुके हैं या कि एयरपोर्ट पे पहुँच चुके हैं, उनको वापस नहीं किया जाएगा, ठीक। लेकिन जो बाकी लोग हैं, अगर उनके वीज़ा कैंसिल कर दिए जाते हैं, ठीक, और वो वीज़ा कैंसिल होने के बाद फिर यहाँ पे आते हैं, तो उनको वापस भेजा जा सकता है। तो उस स्थिति में बहुत से लोगों को वापस भेज भी दिया गया था। तो यही बहुत से लोग कंफ्यूज थे कि जब कोर्ट का आदेश आ गया तो फिर उसके बावजूद भी कई लोगों को वापस क्यों भेजा गया। तो दोस्तों, कोर्ट के आदेश के अनुसार सिर्फ वही लोग जो कि उस वक्त प्लेन में बैठ चुके थे, यानी कि वैध वीज़ा के साथ प्लेन में बैठ चुके थे, और या कि वो एयरपोर्ट पे उतर चुके थे। यानी कि अगर किसी के प्लेन में बैठने या एयरपोर्ट में उतरने से पहले उसका वीज़ा कैंसिल कर दिया जाता है, तो अगर वो आता है अमेरिका तो उसको वापस किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये बता दूं कि जो वीज़ा होता है तो वो काफ़ी पहले ही जारी हो जाता है। जैसे कि आपको अमेरिका जाना है तो आपको पहले ही वीज़ा के लिए अप्लाई करना होगा, फिर वहाँ पर आपकी खोज पर जाँचबीन होगी, यानी कि वो लोग देखेंगे कि आपको अमेरिका में लेना चाहिए कि नहीं। फिर जब अमेरिका की जो सरकार का मतलब वो विभाग होता है, जब वो उस चीज़ को अप्रूव कर देता है, स्वीकृति दे देता है, तभी आप अमेरिका जा सकते हैं। तो है क्या कि जब वो एक बार वो उसकी स्वीकृति मिल जाती है तो फिर आप कोई भी एक निकटतम तारीख की टिकट कटवा करके अमेरिका पहुंच सकते हैं। तो ये होता है कि उसमें वीज़ा में कोई डेट नहीं लिखी होती है कि इसी तारीख को आएँ। तो दोस्तों, जो दूसरी घटना हुई थी ना, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। कि जो कोर्ट का पहला आदेश था तो वो तो मैंने आपको बताया। दूसरा आदेश जो हुआ था, जो कि शुक्रवार को आया था, जिसे कि किसने जारी किया था, जेम्स रॉबर्ट ने। उनका नाम काफ़ी फेमस हो गया है। तो उन्होंने जो आदेश दिया था, तो दरअसल पे उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पे ही स्टे लगा दिया था। इस बात पे स्टे नहीं लगाया था कि जो आ गए हैं उनको नहीं भेजा जाए, ठीक। उन्होंने उस पूरे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, यानी कि जो कार्यपालिका आदेश जारी हुआ था डोनाल्ड ट्रंप का, उसी पे उन्होंने बैन लगा दिया था। यानी कि अब वो जो ऑर्डर है तो वो किसी को वापस नहीं भेज सकता है। यानी कि अगर किसी भी तरीके से कोई भी व्यक्ति पहुंच जाता है अमेरिका, जिसको कि पहले वीज़ा एक बार जारी किया गया था, तो अगर वो पहुंच गया है तो फिर उसको नहीं भेजा जाएगा। चाहे उतनी देर वो शुरू में फ़्लाइट में बैठा रहा हो, या शुरू में अगर नहीं भी पहुंचा रहा हो एयरपोर्ट पे, बाद में भी पहुंचे, तब भी उसको नहीं वापस भेजा जाएगा। तो इस बात के खिलाफ कि चूँकि इनके डोनाल्ड ट्रंप के ऑर्डर पे ही बैन लग गया, उनके आदेश पे ही बैन लग गया, तो इसलिए डोनाल्ड ट्रंप कहाँ, इनकी जो सरकार का जो एक जस्टिस डिपार्टमेंट, यानी कि जो न्याय विभाग होता है, तो उसने लगाई थी याचिका कि इसको तुरंत रीइंस्टेट किया जाए। और जब ये याचिका एक बार लग गई थी तो फिर कोर्ट ने फिर से ये कहा था कि हम सोमवार को इस बात की सुनवाई करेंगे। और जब ये सुनवाई होने वाली थी तो उसमें दोनों ही पक्षों को ये कहा गया था कि आप अपनी अपनी जितनी भी दलीलें हैं दीजिए। तो फिर जो दूसरा पक्ष है, तो पहले एक पक्ष अपनी दलील दे, फिर जो दूसरा पक्ष है वो अपनी दलील देगा, तब फिर जा कर के हम एक पूरा फैसला सुनाएंगे। तो दोस्तों, जो है तो कुल मिलाकर के अभी
हाल फिलहाल में डोनाल्ड ट्रंप के साथ कोई भी सहूलियत देती नहीं नज़र आ रही है वहाँ की कोर्टें। तो ऐसा हो सकता है कि आगे चल के डोनाल्ड ट्रंप कोशिश करें कि वो कोई ऐसा बिल लाएं, यानी कि कोई ऐसा विधेयक लाएं कि कानून बना करके ही वो लोगों को वहाँ से कुछ दिन के लिए बैन कर दें। अब हालांकि अगर वो कानून बन जाता है तो हो सकता है कि फिर उसकी संवैधानिकता पे सवाल उठें, वो फिर से पहुंच जाए कोर्ट में। लेकिन दोस्तों ये फिर लंबी प्रक्रिया हो जाएगी उसमें। तो अब ट्रंप ऐसा करेंगे कि नहीं, और अगर ट्रंप ऐसा करना चाहते हैं तो उनकी पार्टी के लोग भी उनका सहयोग करेंगे कि नहीं, क्योंकि कानून बनाना कोई कार्यपालिका आदेश नहीं है, उसको तो पास कराना पड़ेगा उनको। तो चूंकि अगर वो पास नहीं हो पाता है तो इससे क्या होगा कि ट्रंप की छवि खराब होगी। तो ऐसा शायद ही हो कि ट्रंप कोई ऐसा विधेयक लाएं। तो दोस्तों क्या है कि यहाँ पे मैंने इतनी लंबी चर्चा इस पे इसलिए कर दी है क्योंकि अंदर के पेज में इंटरनेशनल में बहुत बड़ा इस पे एक आधे पेज की खबर दे दी हुई है, तो वहाँ पे इसकी चर्चा ना करनी पड़े, तो यहीं पे मैंने पूरी चर्चा कर दी। तो दोस्तों अगली खबर ये है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इस बात पे अपनी चिंता जाहिर की है कि स्कूलों में जो सब्सिडी योजनाएं चलती हैं तो उन्हें आधार से ना जोड़ा जाए। तो दोस्तों ये मैं आपको बता दूं कि मोदी जी की सरकार का जो एक बहुत बड़ा अभियान है वो ये है कि जितनी भी सरकारी सब्सिडी या जितनी भी सरकारी सहायताएँ प्रदान की जाती हैं उन सभी को आधार से जोड़ा जाना चाहिए। यानी कि खाद्य सुरक्षा योजना से लेकर के मनरेगा योजना तक, और उसके अलावा जो आंगनवाड़ी इत्यादि में जो कुछ भी दिया जाता है पैसा, और उसके अतिरिक्त जो प्रेग्नेंट औरतों यानी गर्भवती औरतों को पैसा दिया जाता है, और साथ ही साथ जो स्कॉलरशिप यानी कि छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। तो मोदी जी का ये मानना है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि देश के सरकार के द्वारा, देश की संचित निधि के द्वारा किसी भी व्यक्ति को प्रदान की जा रही है किसी भी नीति के तहत या किसी भी योजना के तहत, तो उस पर आधार जरूर होना चाहिए ताकि ये बात उनको पता रहे कि वो पैसा किसके पास जा रहा है। जो दोस्तों भ्रष्टाचार होता है ना, जो लीकेज होता है, वो कहाँ पे होता है, वो बीच में होता है। यानी कि सरकार से उस व्यक्ति तक पैसा पहुँचने में इतने सारे विभाग होते हैं, उनमें इतने सारे लोग होते हैं कि वो एक होता है दोस्तों ट्रिकल डाउन थ्योरी जिसे बोलते हैं, यानी कि वो पैसा छन छन के कई जगहों पे ऐसे निकल जाता है, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है कि जो अंतिम व्यक्ति है, जो कि उसका प्रमुख लाभार्थी है, उस तक पहुंच ही नहीं पाता है। यानी कि जो मनरेगा में कई बार होता था कि 20,000 करोड़ रुपए जारी हुए तो ले दे करके 20,000 करोड़ का 10,000 करोड़ ही मजदूरों तक पहुंचता था, बाकी 10,000 करोड़ जो था तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता था। तो दोस्तों अगर ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र यानी कि सीधे ही सीधे लोगों के बैंक खातों में अगर हर चीज़ का पैसा पहुंचा दिया जाए तो इस चीज़ से भ्रष्टाचार से निजात पाने में काफ़ी ज़्यादा सहायता मिलेगी। तो ये तो दोस्तों मैंने आपको बताया है कि आधार कार्ड को योजनाओं से क्यों जोड़ा जाना चाहिए, ठीक। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है तो इस बात पे ज़रा सा नाराज़ है। उसका कहना है कि हर चीज़ को आधार से नहीं जोड़ना चाहिए। तो क्या मुद्दा है, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों क्या है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सचिव ने ये कहा है कि डिसीजन टू यूज़ आधार नंबर एज एन आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट फॉर रिसीविंग बेनिफिट्स अंडर वेरियस स्कूल रिलेटेड स्कीम नीड्स मोर डिलिबरेशन। यानी कि ये इस बात का निर्णय कि आधार कार्ड के तहत ही सारी पहचानों को मान करके, यानी कि आधार को ही एकमात्र पहचान का दस्तावेज मान करके जितनी प्रकार की स्कूल से संबंधित योजनाएं चलती हैं तो उनको आधार से जोड़े जाने के लिए अभी बहुत ज़्यादा विचार विमर्श की आवश्यकता है। और ऐसा किए बिना ही क्या किया है, कैबिनेट सचिवालय ने अपना एक आदेश जारी कर दिया है। मैं आपको बता दूं कि कैबिनेट सचिवालय क्या होता है। तो सबसे पहले आप जानते होंगे कि जो वरिष्ठ मंत्रियों का जो समूह होता है जिसमें प्रधानमंत्री और बाकी वरिष्ठ मंत्री कैबिनेट मंत्री होते हैं तो उसे कैबिनेट बोलते हैं, ठीक। और जो कैबिनेट निर्णय लेता है तो उस कैबिनेट के निर्णय को लागू करवाने की जिम्मेदारी किसकी होती है, कैबिनेट सचिवालय की। और दरअसल पे जो देश का जो सबसे महत्वपूर्ण सचिवालय होता है वो कैबिनेट सचिवालय ही होता है, और उसके द्वारा दिए गए निर्देशों का ही कई अन्य सचिवालयों को पालन करना पड़ता है। तो कैबिनेट सचिवालय ने बाकी सभी मंत्रालयों के सचिवालयों को ये निर्देश भेजा है कि उनके यहाँ जितनी भी योजनाएं चलती हैं वो तुरंत उसको आधार से जोड़ें। लेकिन क्या है कि बहुत सारे मंत्रालय जो हैं, उनके जो सचिवालय हैं, तो वो इस बात से खुश नहीं है, क्योंकि वो सोचते हैं कि ऐसा करना उनकी स्वायत्तता के खिलाफ है। अब दोस्तों ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर मानव संसाधन विकास मंत्रालय इसके खिलाफ क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो ये कारण बता रहे हैं ना, एज द स्कीम आर ह्यूज इम्पैक्टिंग एजुकेशन
ऑफ चिल्ड्रेन अक्रॉस द कंट्री, द मैटर हैज़ टू बी एग्जाम इन ग्रेटर डिटेल। यानी कि जो योजनाएं हैं ये बहुत बड़ी हैं और ये बच्चों के जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं सारे देश में, इसलिए इनके परीक्षण में, इनकी जांच परख में काफ़ी ज़्यादा विस्तार से जानकारी दी जानी चाहिए, इत्यादि इत्यादि। ये सब आप जब बातें पढ़ेंगे तो इसका कोई मतलब ही नहीं निकलता है। अब ये अंदर की बात है, हालांकि मैं चाहता तो पढ़ के बढ़ जाता, लेकिन मुझे जो समझ में आता है ना, इन बातों का कोई मतलब नहीं निकलता है। दरअसल पे क्या है कि जो मैंने आपको बताया ट्रिकल डाउन यानी कि बीच बीच से छन छन के बहुत सी चीज़ें निकल जाती हैं। तो शायद जो एचआरडी में बैठे हुए हैं बड़े बड़े सचिव लोग, जो बड़े बड़े आईएएस हैं, वो इस बात से खुश नहीं है कि हर चीज़ इतनी पारदर्शी हो जाए। यानी कि ये जो इतना बड़ा इन्होंने लिखा है ना, ये पूरा पैराग्राफ जिसको कि मैंने ये अंडरलाइन किया हुआ है, ये सीधा सा ये कहना चाहते हैं कि भाई साहब इतनी ज़्यादा पारदर्शिता भी अच्छी नहीं है, इतना ज़्यादा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र भी अच्छा नहीं है कि सब कुछ सीधे ही लोगों तक पहुंच जाए। ये शायद यही कहना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने जो कहा है मुझे तो कुछ नहीं समझ में आता है कि आखिर ये क्यों इस बात से परेशान है। क्योंकि अभी तक कोई ना कोई पहचान प्रमाण पत्र तो आप ले ही रहे थे ना, तो आधार को पहचान प्रमाण पत्र मानने में आपको क्या दिक्कत है, जबकि देश में 111 करोड़ लोगों का आधार कार्ड बन चुका है और अगले 1 साल में शायद देश के हर व्यक्ति का आधार कार्ड बन जाएगा। तो ये तो बहुत बेहतरीन योजना है कि हर चीज़ को आधार से जोड़ा जाए। तो दोस्तों यहाँ पे जो एक कानूनी पहलू है, मैं आपको पहले भी 1-2 बार बता चुका हूँ, फिर बताता हूँ कि आधार अधिनियम 2016 में है एक धारा 7 सेक्शन 7। तो दोस्तों धारा 7 ये साफ तौर पे कहती है कि अगर कोई भी ऐसी योजना जिसमें कि भारत की संचित निधि के द्वारा पैसा दिया जाएगा, तो उसके लिए अगर भारत सरकार चाहे तो लाभार्थियों को आधार कार्ड प्रस्तुत करने के लिए कह सकती है। और अगर उनके पास आधार कार्ड नहीं है तो उनको तुरंत ही उसमें अपना एनरोलमेंट करवाना होगा और उसकी जो एक रसीद मिलेगी तो वो उनको प्रस्तुत करनी पड़ेगी कि मेरा आधार कार्ड बनने वाला है लेकिन मैंने एनरोलमेंट करवा लिया है। तो है क्या कि दोस्तों ले दे करके आगे चल के हर चीज़ आधार से जुड़ने वाली है। आपको बता दूं आईआईटी का एग्ज़ाम भी जो है तो आधार से जुड़ गया, हो सकता है कि आगे चल के आईएएस के एग्ज़ाम में भी वहाँ पे उसको आधार से जोड़ दिया जाए। तो दोस्तों मेरा मानना है कि आधार जो है तो आपकी एक अद्वितीय पहचान है, तो उसको अगर हर जगह से आपके बैंक खातों से हर चीज़ों से जोड़ दिया जाए तो उससे आपके जीवन मतलब सरकार को आपके जीवन में एक पारदर्शिता लाने में मदद मिलेगी और साथ ही साथ जो देश में हर जगह भ्रष्टाचार होता है तो उससे भी निजात मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ पे इस छोटे से आर्टिकल में मैंने आधार को काफ़ी ज़्यादा इसीलिए बताया ताकि मुझे बार बार आपको आधार के बारे में समझाने की आवश्यकता ना पड़े कि आधार की उपयोगिता क्या है। तो ये हो सकता था कि एक बहुत बड़ा कोई द हिंदू का जो एडिटोरियल में आधार पे आर्टिकल आता है तो मैंने कभी पढ़ा हुआ था तो मैंने उसको ही पूरा आपको यहाँ पे बता दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे एक ओखला प्लांट से संबंधित खबर है। खबर तो महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन आपको बता दूं कि ये जो प्लांट है, ये जो संयंत्र है, तो ये कचरे से बिजली बनाने यानी कि वेस्ट टू एनर्जी का एक संयंत्र है। तो दोस्तों चूंकि ये बार बार आ जाता है खबरों में तो आपको जानना चाहिए कि कचरे से ऊर्जा कैसे बनाई जाती है, वेस्ट टू एनर्जी कैसे बनाई जाती है, उसकी क्या प्रक्रिया है और उससे आखिर कौन सा ऐसा प्रदूषण होता है जिसकी वजह से उस पर प्रतिबंध लगाने की कई बार बात की जाती है। तो दोस्तों अगली खबर ये है कि इसरो 15 फरवरी को अपना एक नया कीर्तिमान रचने जा रहा है और उस कीर्तिमान में इसरो क्या करेगा कि वो अपनी एक ही उड़ान में 104 सैटेलाइट यानी कि 104 उपग्रहों को एक ही रॉकेट में डाल करके भेजेगा और उनमें से 88 उपग्रह 88 सैटेलाइट सिर्फ यूएस के हैं। तो दोस्तों इसमें जानने के लिए जो महत्वपूर्ण बात है वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो दोस्तों जो कि लॉन्चिंग व्हीकल यानी कि जो प्रक्षेपक यान हो जिसे कि हम रॉकेट कहते हैं वो कौन सा इस्तेमाल किया जाएगा, उसका नाम है PSLV C-37। तो दोस्तों PSLV C-37 इसको दिमाग में बैठा लीजिए, बिल्कुल बैठा लीजिए क्योंकि ये इस बार बिल्कुल आ सकता है। ये पिछली बार शायद एस्ट्रोसैट आ चुका है तो इस बार कोई ना कोई ऐसा फिर से आ सकता है। तो एस्ट्रोसैट क्या था, वो तो एक उपग्रह था, PSLV क्या है, ये एक लॉन्चिंग व्हीकल है। तो चूँकि ऐसा पहली बार हो रहा है दुनिया में कि इतने सारे सैटेलाइट्स एक साथ भेजे जा रहे हैं तो आप ये ध्यान रखिए कि ले जाने वाला कौन था, PSLV C-37। ठीक, तो पहली बात तो बता दूं कि 104 में 101 सैटेलाइट जो हैं विदेशी हैं, तो उनके बारे में जानना हमारे लिए कोई बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन एक जो सैटेलाइट की श्रृंखला है जो महत्वपूर्ण है वो है डव सैटेलाइट। ठीक, तो डव सैटेलाइट या फ्लॉक 3P जिनका नाम है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है कि डव सैटेलाइट या फ्लॉक 3P, तो इनके बारे में पढ़ लीजिएगा क्योंकि इनकी काफ़ी ज़्यादा संख्या भेजी जा रही, तो हो सकता है इनके बारे में भी पूछ लें।
लेकिन हमारे लिए जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो हैं दोस्तों हमारे वो सैटेलाइट जो कि भेजे जा रहे हैं। तो उसमें से है कार्टोसैट 2 और INS-1। तो दोस्तों पहले बात करते हैं कार्टोसैट 2 के बारे में। तो कार्टोसैट किस प्रकार के उपग्रह हैं दोस्तों? जो कार्टोसैट 2 जो एक श्रृंखला है, तो ये उपग्रह ऐसा है, कार्टोसैट श्रृंखला का ये दूसरा उपग्रह है। तो कार्टोसैट दोस्तों दरअसल पे एक पृथ्वी निरीक्षक सैटेलाइट है, यानी कि वो ऐसा सैटेलाइट है जो कि लगातार पृथ्वी पे अपनी आँख गड़ा के रखता है कि धरती पे क्या क्या घटनाएं हो रही हैं, ठीक। तो इसमें कैसा कैमरा लगा है दोस्तों, उसे कहते हैं हाई रेजोल्यूशन, यानी कि उच्च विभेदन क्षमता वाला। तो हाई रेजोल्यूशन या उच्च विभेदन क्षमता क्या होती है दोस्तों, कि पृथ्वी पर अगर कोई दो चीज़ें पास पास हैं, पास पास खड़ी हैं या पास पास रखी हुई हैं, तो अगर कोई सैटेलाइट उन दोनों चीज़ों को अलग अलग करके देख लेता है अपने कैमरे के द्वारा, तो उसे कहते हैं उच्च विभेदन क्षमता या हाई रेजोल्यूशन वाला सैटेलाइट। तो इसकी विभेदन क्षमता जो है तो काफ़ी उच्च है। हालांकि अमेरिका के पास कई ऐसे सैटेलाइट हैं जो कि और भी ज़्यादा बेहतरीन है, कि उनकी विभेदन क्षमता इससे ज़्यादा है, लेकिन फिर भी इसकी भी काफ़ी अच्छी है। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि कार्टोसैट का क्या इस्तेमाल है। तो ये एक ऐसा सैटेलाइट है दोस्तों, पृथ्वी का निरीक्षण करने वाला, उच्च विभेदन क्षमता वाला, हाई रेजोल्यूशन क्षमता वाला सैटेलाइट। तो इसका वजन कितना है? इसका वजन है 650 किलोग्राम। तो दोस्तों बता दूं, टोटल जितने सैटेलाइट जा रहे हैं सभी का वजन अगर कुल मिलाया जाए ना 104 सैटेलाइट का, तो टोटल है 1500 किलोग्राम। तो इसका तो तकरीबन आधे के बराबर वजन अकेले ही है, कि 1500 में 650 किलोग्राम तो अकेले इसी का वजन है। और दोस्तों जो बाकी दो उपग्रह हैं, भारत से 3 ही उपग्रह हैं, तो एक तो हो गया कार्टोसैट 2, बाकी के दो हैं INS-1A और INS-1B। इनका नाम है इंडियन नैनो सैटेलाइट। INS का मतलब होता है इंडिया नैनो सैटेलाइट। तो ये दरअसल पे नैनो सैटेलाइट हैं। तो नैनो सैटेलाइट दोस्तों ऐसे उपग्रह जो कि 5 किलो 10 किलो बहुत छोटे छोटे उपग्रह होते हैं, तो उनको नैनो सैटेलाइट कहा जाता है। तो दो इन नैनो सैटेलाइटों को भेजा जा रहा है। हालांकि जो इनका जीवन काल होगा वहाँ पे काफ़ी कम होगा, 6 महीने से 12 महीने तक का ही होगा, और उसके बाद ये वहाँ पे काम करना बंद कर देंगे। लेकिन जो इनसे संबंधित डाटा होता है तो 6 महीनों से 12 महीनों के अंदर उन डाटा को प्राप्त कर लिया जाएगा, तो जिसके बाद इनकी उपयोगिता भी नहीं रह जाएगी। तो दोस्तों जो आधार के संबंध में आपको पहले पेज में बता रहा था, तो यहाँ पे जो योजनाएं लिखी हुई हैं, तो वो सारी योजनाएं ऐसी हैं जिनमें आधार को अनिवार्य कर दिया गया है। तो पहले बता दूं कि योजनाएं कौन कौन सी हैं। तो 31 योजनाएं ऐसी हैं भारत सरकार की जिनमें आधार को अनिवार्य कर दिया गया है। उनमें से 2-4 के नाम यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा। तो मैं बता देता हूँ कि जो फूड सिक्योरिटी यानी कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम है, तो उसके तहत जो योजना चलती है खाद्य सुरक्षा योजना, वो आधार के उसके लिए आवश्यक है। उसके अलावा जो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन टू चिल्ड्रन बिलो 6 एंड प्रेग्नेंट वुमन, यानी कि जो 6 माह से कम के बच्चों और प्रेग्नेंट औरतों यानी कि गर्भवती औरतों के लिए जो पोषक पदार्थ का जो बेनिफिट जो लाभ दिया जाता है, वो भी अब सीधे आधार कार्ड के माध्यम से दिया जाएगा। और उसके अलावा जो एक योजना है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, तो उसमें भी जो आंगनवाड़ियों के माध्यम से मिलता है लाभ, तो उसको भी आधार कार्ड के पहचान के माध्यम से ही दिया जाएगा। और साथ ही साथ जो हाउसिंग लोन में सरकार सब्सिडी देती है, यानी कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना जो है, तो प्रधानमंत्री आवास योजना का जो ग्रामीण हिस्सा जिसे कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना कहते हैं, तो उस योजना के तहत जो घर बनाने में लोन मिलता है ना, तो लोन को चुकाने में जो सब्सिडी मिलती है, तो वो जो सब्सिडी है तो वो भी अब आधार कार्ड के तहत ही दी जाएगी। तो यानी कि मोदी जी अपनी हर योजना को आधार कार्ड से जोड़ना चाहते हैं। और दोस्तों जो 2016 में आधार अधिनियम आधार एक्ट बना है, तो इसीलिए मोदी जी ने उसको बनाया ही था, क्योंकि वो इसी के लिए यही तो चाहते ही थे। दोस्तों अगली खबर ये है कि दिल्ली ढाका पुश गंगा बेसिन प्रोजेक्ट, यानी कि दिल्ली और ढाका यानी कि भारत और बांग्लादेश ने गंगा बेसिन परियोजना पे जोर दिया है। तो सबसे पहले दोस्तों आप ये जान लीजिए कि ये गंगा बेसिन परियोजना है क्या। तो दोस्तों गंगा बेसिन परियोजना एक ऐसी परियोजना होगी जिसको कि भारत सरकार और बांग्लादेश की सरकार संयुक्त रूप से चलाएगी। तो यही बात ध्यान रखिएगा दोस्तों कि अक्सर ये लाइन आ जाती है कि भारत और बांग्लादेश सरकार का संयुक्त उपक्रम है, जॉइंट वर्क है, तो ऐसा आ सकता है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि इसको संयुक्त रूप से चलाने की योजना है। और इसके लिए बातचीत अभी इसलिए क्यों की जा रही है, क्योंकि आपको बता दूं कि जो तीस्ता नदी जल विवाद है भारत बांग्लादेश के बीच,
तो उस पे अभी कोई बात बन नहीं पाई है, वो मामला हल नहीं हो पा रहा है। ठीक, क्योंकि जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, तो उसमें जो हल निकल सकता है तो उस हल के वो खिलाफ हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि चूंकि तीस्ता नदी जल विवाद तो अभी नहीं थमेगा, और बांग्लादेश में कुछ दिनों बाद जब चुनाव भी आएंगे तो उसके लिए भी शेख हसीना जी चाहती हैं कि कम से कम कोई ऐसा नया समझौता हो जाए कि तीस्ता में नहीं तो गंगा पे हो जाए, ताकि बाकी जो हमारे कुछ मुद्दे हैं भारत के साथ वो निपट सकें। और अगर ऐसा समझौता हो जाता है तो हो सकता है कि वहाँ के चुनावों में उनको कुछ लाभ भी हो जाए। हालांकि हमें इस बात से लेना देना नहीं है कि उनको चुनावी लाभ होता है कि नहीं है, हमको ये जानना है कि जो गंगा रिवर बेसिन प्रोजेक्ट है तो वो क्या है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि इसका लक्ष्य क्या है। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा कि इसका कोई भी लक्ष्य पर्यावरणीय तो नहीं लग रहा है। ठीक, कोई भी पर्यावरणीय लक्ष्य यहाँ पे नहीं बताया गया है। और मैं बता दूं, अगर ये क्वेश्चन आएगा तो पर्यावरण के बारे में ज़रूर घुसेड़ेंगे एक दो लाइन, जो कि मेरे ख्याल से गलत ही होंगे, क्योंकि यहाँ पे इसका जो पूरा लक्ष्य है वो ये है कि गंगा नदी का जो बेसिन है, यानी कि गंगा नदी के तट का जो इलाका है आसपास का, तो गंगा नदी के बेसिन में कृषि के संवर्धन के लिए, साथ ही साथ रिवर नेविगेशन, यानी कि नदियों में जो नौकाएं चलती हैं तो उनके माध्यम से जो व्यापार या परिवहन हो सकता है उसके संबंध में, और साथ ही साथ रिवाइव द रिवर इकोनॉमी, यानी कि जो नदी अर्थव्यवस्था है उसके पुनर्सुधार में। जैसे कि नदी अर्थव्यवस्था में क्या आते हैं, नदी अर्थव्यवस्था में आ जाते हैं नदी का परिवहन हो गया, मछली पकड़ना हो गया, और इत्यादि जो कुछ भी कार्य किए जाते हैं नदियों पर, जिससे कि वहाँ की अर्थव्यवस्था चलती है आसपास के क्षेत्रों की। तो नदी अर्थव्यवस्था में आमतौर पे जो सिंचाई की जाती है ना खेतों की, नदियों का पानी लेकर के, वो भी नदी अर्थव्यवस्था में ही आ जाता है। तो इन सारी चीज़ों का पुनर्सुधार करने के लिए, रिवाइव करने के लिए इसका जॉइंट ऑपरेशन किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लिखा ही हुआ है फॉर जॉइंट डेवलपमेंट, यानी कि ये चाहती है बांग्लादेश की सरकार कि इसमें संयुक्त रूप से कार्य किया जाए। ठीक, क्योंकि अगर संयुक्त रूप से कार्य करेगी तभी तो जाकर के अपने देश की जनता को कह पाएगी कि भाई देखो ये हमने किया है, तभी तो चुनाव में कुछ लाभ होगा उनको। तो दोस्तों यहाँ पे जो एक महत्वपूर्ण बात कही जा रही है, तो ये कही जा रही है कि इसमें बांग्लादेश भारत से एक सहयोग चाहता है बराज बनाने के लिए। तो बराज आपको पता होगा दोस्तों कि नदी की धारा को रोक करके जो एक छोटा सा बांध बनाया जाता है उसे बराज बोलते हैं। यानी कि बराज कोई बांध की तरह बहुत बड़ा नहीं होता है, ये बहुत छोटा सा सामान्य रूप से नदी की धारा को रोकने का एक अवरोध होता है। तो ये बैराज कहाँ पे बनाने की बात कर रहे हैं, ये बैराज बनाने की बात कर रहे हैं फरक्का बैराज के आगे। तो मैं आपको दोस्तों बता दूं कि भारत का एक फरक्का बैराज है पश्चिम बंगाल में। तो जो फरक्का बैराज है, तो फरक्का बैराज में कई बार गंगा नदी का पानी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रोक लिया जाता है। तो जब वो पानी वहाँ पर रोक लिया जाता है तो जो पानी बांग्लादेश की तरफ पहुँचना चाहिए वो नहीं पहुँच पाता है। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, जो पानी, जैसे कि जब बाढ़ आती है इधर, तो काफ़ी ज़्यादा पानी यहाँ से छोड़ दिया जाता है, तो वहाँ भी वो जो पानी पहुँचता है तो वहाँ भी बाढ़ लाता है, और साथ ही वो बह के फिर से समंदर में पहुँच जाता है। यानी कि दोस्तों दिक्कत ये है बांग्लादेश के पास कि उनका ये कहना है कि जब बाढ़ आती है तो हमारे यहाँ बहुत पानी आ जाता है, और जब फिर वो सीज़न आता है जैसे ठंडियों का सीज़न जिसमें कि पानी कम हो जाता है नदी में, तो हमारे यहाँ सूखा जैसा पड़ने लगता है, क्योंकि जितना भी थोड़ा बहुत पानी आता है फरक्का बैराज में रोक लेते हैं, और जो थोड़ा बहुत आता है तो हम उसको रोक भी नहीं पाते हैं क्योंकि बैराज ही नहीं है। तो उसकी वजह से हमारे यहाँ जो खेती है वो प्रभावित हो रही है। तो उनका ये कहना है कि हम चाहते हैं कि फरक्का बैराज के ठीक आगे और हमारे लिए भी आप एक बैराज बना दीजिए, ताकि जो फरक्का से पानी निकले तो हम उसको रोक लिया करें, और जब रोक लेंगे तो हमारे यहाँ भी कृषि इत्यादि के काम में आ जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे वीज़ा होल्डर्स होप टू एंटर यूएस, यानी कि जो वीज़ा धारक हैं तो इस बात की आशा लगाए हुए हैं कि वो यूएस में प्रवेश कर पाएंगे। तो ये पहले पेज पे इतना मैंने आपको बता दिया कि आपको कुछ ज़्यादा उससे ज़्यादा बताने के लिए बचा ही नहीं है, पहले ही मैंने इसको पढ़ लिया था तो वहीं भी पूरा बता दिया। अब छोटा सा एक ये है कि ईरान लिफ्ट्स बैन ऑन यूएस रेसलर्स। तो आपको बताओ दोस्तों कि जब यूएस ने बैन लगाया ईरान के लोगों पर, तो ईरान ने भी यूएस के लोगों पर बैन लगा दिया। तो ईरान में क्या था कि एक पहलवानी की प्रतियोगिता हो रही थी, वैश्विक पहलवानी की प्रतियोगिता, तो उसमें जो यूएस के पहलवान हैं तो उनको आने से ईरान ने रोक दिया था। उन्होंने कहा कि जब आप हमें नहीं आने देंगे तो हम भी आपको नहीं आने देंगे। लेकिन क्या है कि जब अब यहाँ की कोर्ट ने बैन लगा दिया है डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर, तो ईरान ने भी थोड़ा सा नरम रुख दिखाया और कहा है कि ठीक है, वहाँ के जो पहलवान हैं यूएस के वो आ सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे ले पेन, जो कि यहाँ पे फ़ोटो एक देख रहे हैं, वो किसकी फ़ोटो है, ले पेन की। तो ले पेन कौन है दोस्तों, ये फ्रांस की एक दक्षिणपंथी नेता है। ठीक,
तो है क्या कि फ्रांस में अब कुछ दिनों में आगे चल के राष्ट्रपति के चुनाव होने वाले हैं। तो वहाँ पे है क्या कि आपको पता है कि जब से हमले हुए हैं फ्रांस में, तब से फ्रांसवा ओलांद की सरकार की भारी आलोचना हो रही है। और फ्रांस में लगातार कई हमले हो गए, 2 हमले तो बड़े हमले हो गए, एक तो पेरिस का, एक नीस का, और भी छोटे मोटे वहाँ पे घटनाएं होती रही हैं। तो अब है क्या कि सभी लोगों ने फ्रांसवा होलांद की जो उदारवादी नीतियां थीं, तो उन पे हमला करना शुरू किया है, और लोगों ने कहना शुरू किया है कि इन लोगों की नीतियों की वजह से ही पेरिस में और नीस में हमले हुए और बाकी फ्रांस में हमले होने की आशंका है। तो दोस्तों ठीक वैसे ही आप देखेंगे कि जैसे कि ब्रेग्जिट हो गया और इधर डोनाल्ड ट्रंप जैसे दक्षिणपंथी आदमी ने यूएस में अपनी सरकार बना ली, तो इस बात से कोई बहुत ज़्यादा मतलब कि इनकार नहीं किया जा सकता है कि जो ले पेन है, जो कि दक्षिणपंथी हैं, जो कि उदारवाद पे कम ही विश्वास रखती हैं, तो उनको फ्रांस में नहीं चुना जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि ये आगे चल के फ्रांस के राष्ट्रपति बन जाएं, क्योंकि पूरे यूरोप में जो एक आवाज़ उठ रही है ना, तो वो ऐसी आवाज़ है दोस्तों। तो लोगों को जो लग रहा है ना कि डोनाल्ड ट्रंप अचानक से आ गए, असंभव था, ऐसा कुछ असंभव नहीं था। ये सच्चाई ये है कि पूरा जो दक्षिणपंथी विचारधारा है, तो ये यूरोप और अमेरिका में लगातार बढ़ता जा रहा है, ये फैलता जा रहा है। भले ही डोनाल्ड ट्रंप का कई मामलों में विरोध हो रहा हो, लेकिन सच्चाई ये है कि आप देखेंगे कि ले पेन इतनी तेज़ी से वहाँ पे पॉपुलैरिटी बटोर रही हैं, लोकप्रियता बटोर रही हैं, कि कोई असंभव नहीं है कि वहाँ का चुनाव जीत करके वो राष्ट्रपति बन जाएं। तो आप देख ही रहे हैं कि जो थेरेसा मे थी, तो वो आ गई और मजबूरी में उनको जाना पड़ा, डेविड कैमरून साहब को जाना पड़ा, बड़े उदारवादी वो बन रहे थे, लेकिन उनको जाना पड़ा। तो है क्या कि पूरे यूरोप और अमेरिका की पॉलिटिक्स बहुत तेज़ी से बदल रही है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का जो बुरा असर है, जो आतंकवाद के रूप में फैल रहा है, तो उसका सबसे ज़्यादा डर इन्हीं को है। दोस्तों अगली खबर यह है कि कंपनी स्टाफ मस्ट पे टैक्स ऑन गिफ्ट, यानी कि कंपनी स्टाफ को जो गिफ्ट दिया जाता है, तो उसके लिए अब कंपनियों को टैक्स चुकाना पड़ेगा। तो दोस्तों क्या है, मैं आपको बताता हूँ कि ये कहा गया है कि अभी तक 50,000 रुपये से या कि उसके ऊपर, मतलब 50,000 रुपये से ऊपर का जो कोई भी गिफ्ट किसी को दिया जाता था अभी तक कंपनियों के द्वारा, तो उस पर टैक्स नहीं लगता था। तो अभी आपको पता होगा कि जो बजट पेश होता है ना दोस्तों, तो बजट सिर्फ बजट पेश नहीं होता, दरअसल पे वो एक विधेयक होता है, समझ रहे हैं ना, और उस विधेयक का पास होना ज़रूरी होता है। तो बजट को ही हम अक्सर किस नाम से जानते हैं, जो बजट पेश होता है उसको हम फाइनेंस बिल के नाम से जानते हैं, यानी कि वो एक तरीके का क्या होता है, वित्त विधेयक। तो वो फाइनेंस बिल 2017 के रूप में ही बजट पेश हुआ है। और ये भी आपको बताओ दोस्तों कि बजट में जो टैक्स इत्यादि में परिवर्तन होते हैं, जो कुछ भी नई योजनाएं होती हैं ना, तो अगर उसके लिए कोई कानून में संशोधन करना पड़ता है, तो उसको भी इसी फाइनेंस बिल के साथ डाल दिया जाता है। क्योंकि अगर कोई ऐसा करे कि बजट अलग से पास कराए और फाइनेंस बिल अलग से पास कराए, तो ये अलग अलग प्रक्रिया हो जाएगी। तो इसीलिए बजट के साथ ही डाल दिया जाता है कि इकट्ठा ही आप बना दो, ताकि हम उसकी योजना बजट के साथ ही घोषणा कर दें उसकी। तो आपको बता दूं कि जो फाइनेंस बिल 2017 है, जिसमें कि बजट भी अपना रखा गया है, और साथ ही ये भी कहा गया है कि जो इनकम टैक्स की धारा 56 है, सेक्शन 56 है, उसमें भी बदलाव किया जाएगा। तो 56 क्या कहता है दोस्तों, 56 अभी तक ये कहता था कि अगर कोई कंपनी अपने एम्प्लॉय यानी कि अपने कर्मचारी को 50,000 रुपये से ज़्यादा का गिफ्ट देती है, तो उसको टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। लेकिन अब ये कह रहा है कि जो संशोधन है, ये कह रहा है कि अगर वो 50,000 से ज़्यादा का आप देते हैं कोई गिफ्ट, तो उनको टैक्स भरना पड़ेगा। अब दोस्तों अगला खबर ये है कि रिसीविंग मोर देन 3 लाख इन कैश टू अट्रैक्ट इक्वल पेनाल्टी, यानी कि 3 लाख रुपए से ज़्यादा नकदी स्वीकार करने पर उतने का ही जुर्माना लगेगा। तो दोस्तों आपको पता है कि 3 लाख रुपए 1 अप्रैल से जो है नकदी में नहीं लिया जा सकेगा, क्योंकि अगर 1 अप्रैल के बाद आप 3 लाख रुपए नकदी में लेंगे, 3 लाख से ज़्यादा रुपए आप नकदी में लेंगे, तो उस पर आपको जुर्माना लग जाएगा। तो दोस्तों है क्या कि कई बार क्या लोग सोचते हैं, जो उनके मन में भ्रम होता है कि जैसे कि 5 लाख रुपए की पेमेंट मैंने की अप्रैल के बाद, मैंने एक आदमी को 5 लाख रुपए की पेमेंट कर दी, ठीक। तो लोग ये सोचते हैं कि उस पर 5 लाख रुपए जुर्माना लगेगा, यानी कि 5 लाख जब्त हो जाएगा, फिर 5 लाख जुर्माना लगेगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो 5 लाख आप उसको देंगे, वो पूरा का पूरा सरकार ले लेगी। यानी कि जो 5 लाख का जुर्माना है, वो ऐसा नहीं कि जब्ती होगी फिर 5 लाख का जुर्माना। जितना पैसा 3 लाख से ऊपर आपने दे दिया, यानी कि अगर आपने 4 लाख रुपए दे दिया, तो पूरा का पूरा जो 4 लाख रुपए है, तो सरकार ले लेगी उससे। यानी कि जो कोई भी उसको स्वीकार करेगा ना, तो उससे लिया जाएगा। जैसे कि मैंने 5 लाख रुपए किसी को
ज्वेलरी वाले को दिया, तो जुर्माना जो है तो ज्वेलरी वाले का लगेगा। यानी कि सरकार ये नहीं कहेगी मुझसे कि तुम 5 लाख रुपए दो। जो ज्वेलरी वाले ने 5 लाख रुपए लिया है मुझसे, तो सीधे सरकार उससे उसका 5 लाख रुपए छीन लेगी, तो वही उसका जुर्माना होगा। आप ये मत सोचिएगा कि पहले वो 5 लाख रुपए जब्त हो जाएगा क्योंकि वो तो इलीगल ट्रांजैक्शन था और फिर ऊपर से 5 लाख जुर्माना लगेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, वो 5 लाख इकट्ठा ले लिया जाएगा। और देखिए, तो यहाँ पे हसमुख आढ़िया ने कहा भी, एकदम साफ साफ कहा है, उन्होंने कहा कि अगर कोई 4 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन करता है तो कितना जुर्माना लगेगा, 4 लाख। अगर कोई 50 लाख का करता है तो कितना जुर्माना लगेगा, 50 लाख। यानी कि इसके दो निहितार्थ थे। उनका ये कहना था कि कोई अगर ज़्यादा का ट्रांजैक्शन कर रहा है 50 लाख का, तो ये ना सोचे कि ज़्यादा के ट्रांजैक्शन में उसको कुछ छूट मिल जाएगी कि चलो तुम्हारे ट्रांजैक्शन का केवल 50% ही जुर्माना होगा या 25% ही जुर्माना होगा। तो दोस्तों, एक भारतीय मूल का अमेरिकी छात्र है, उसने समुद्री पानी को पेयजल में बदलने की एक नई युक्ति खोजी है। तो दोस्तों, जो पोर्टेबल का मतलब होता है, पोर्टेबल वाटर यानी कि पेयजल, तो है क्या दोस्तों कि भारतीय मूल का एक छात्र है, उसका नाम चैतन्य है, तो ये अमेरिका का है। उसने एक नई युक्ति खोजी है। उस नई युक्ति में उसने क्या कहा है कि अभी तक लोग समुद्री पानी को पीने योग्य पानी में बदलने के लिए जिस तकनीक का इस्तेमाल करते थे, उस तकनीक में क्या था कि एक फंडामेंटल कमी, एक सैद्धांतिक कमी थी। अब मैं जो नई तकनीक सुझा रहा हूँ तो उससे वो कार्य और आसान हो जाएगा। तो ये तकनीक क्या है, देखिए, तकनीक ऐसी है कि अभी तक कहना था उसका कि जो लोग बनाते हैं इस तरीके के यंत्र या कोई भी डिवाइस जिससे कि समुद्री पानी को पेयजल में परिवर्तित किया जाता है, तो इस नई तकनीक में दोस्तों उन्होंने ये कहा है कि अभी तक लोग क्या करते थे कि खारे पानी को मीठा पानी बनाने के लिए वो पानी को छानने की कोशिश करते थे। यानी कि दोस्तों, एक प्रक्रिया होती है जिसे ऑस्मोसिस या परासरण कहते हैं। तो यहाँ पे तो नहीं दिया हुआ है, मैं आपको बताता हूँ कैसे होती है। तो उसमें क्या होता है दोस्तों कि जो पानी होता है ना, तो पानी जो होता है तो नमक अलग हो जाता है उसमें, लेकिन पानी जो है वो छन करके अंदर आ जाता है। जो डिवाइस होती है तो पानी उसमें छन करके अंदर आ जाता है, लेकिन उसका नमक बाहर आ जाता है, ठीक। लेकिन इसमें इन्होंने ये कहा है कि वो एक ऐसा एब्जॉर्बेंट यानी कि एक ऐसे अवशोषक पदार्थ का इस्तेमाल करेंगे जिसको कि जब वो पानी में डालेंगे ना, तो वो पानी को अपने अंदर नहीं सोखेगा, बल्कि उसके अंदर का जो साल्ट होगा, जो नमक होगा, उसको सोख लेगा अपने अंदर। यानी कि अभी तक जो डिवाइस बनती थी तो उसको जब समुद्री पानी में डाला जाता था तो वो पानी को अपने अंदर सोख करके भर लेती थी, ठीक। लेकिन इसका एक ये कहना है, इस छात्र का कहना है कि अब मेरी जो डिवाइस होगी तो वो ऐसी होगी कि वो क्या करेगी कि जैसे कि पानी में पहले आप एक बाल्टी समुद्री पानी निकाल लीजिए, फिर उसके बाद जब उस अवशोषक डिवाइस को आप डालेंगे उस पानी में, तो उसके पूरे के पूरे नमक को ही खींच लेगी। तो इसके बाद जब नमक उससे अलग हो जाएगा पानी से, तो पानी अपने आप मीठा हो जाएगा। तो यही कहना था कि जो समंदर का पानी होता है तो उसमें 90% पानी ऐसा होता है जिसमें कि नमक की बॉन्डिंग नहीं होती है, यानी कि वो फ्री होता है, मुक्त होता है। और 10% पानी ऐसा होता है जिसमें कि नमक की बॉन्डिंग होती है, यानी कि नमक से वो आबंधित होता है। तो ये कहना था चैतन्य का कि अभी तक ज़्यादातर लोग उसी 10% पे ही अपना दिमाग लगाते रहते थे कि इस 10% वाला जो नमकीन पानी है इसको कैसे अलग किया जाए, जबकि वो इस पे ध्यान नहीं देते थे कि जो 90% वाला जो कि नमक के बंधों से मुक्त पानी है उसको कैसे अलग कर लिया जाए। तो यही कहना था कि मैंने इस दिशा में सोचा, तो इसलिए मुझे ये बात समझ में आ गई। और दोस्तों, ये बता दूं कि ये दिमाग इन्होंने इसलिए लगाया क्योंकि जो समंदर का पानी होता है तो ये फुली सैचुरेटेड यानी पूर्ण रूप से संतृप्त नहीं होता, इसलिए इनका ये दिमाग लग गया। तो दोस्तों, ये होता क्या है फुली सैचुरेटेड? फुली सैचुरेटेड दोस्तों ये होता है कि जैसे आपकी पानी में नमक मिलाना शुरू करें तो मिलता जाएगा, घुलता जाएगा, घुलता जाएगा, एक ऐसी स्थिति आएगी कि अब अगर आप पानी में और नमक मिलाएंगे तो वो नहीं घुलेगा, ठीक। जितना नमक मिलाते जाएंगे तो घुलेगा नहीं, पानी के नीचे वो बैठता जाएगा, ठीक। अब है क्या कि दोस्तों, जो समंदर का पानी होता है तो अगर आप उसे लेंगे एक बाल्टी में और उसमें और नमक मिलाएंगे तो और घुल जाएगा, क्यों? क्योंकि वो फुली सैचुरेटेड नहीं होता है। तो इन्होंने यही सोचा कि जब वो उसमें नमक की मात्रा पहले से ही इतनी ज़्यादा नहीं है तो जो बची खुची मात्रा भी है तो अगर हम उसको निकाल लेते हैं तो पानी तो अपने आप ही मीठा हो जाएगा। तो दोस्तों, कुल मिलाकर के
यही इन्होंने दिमाग लगाया था। तो इस प्रकार से दोस्तों द हिंदू के आज के दैनिक हिंदी अनुवाद का कार्यक्रम पूरा होता है। इसमें एक बिजनेस बॉटम लाइन करके आता है। तो बेसिकली बिजनेस बॉटम लाइन जो है तो वो है आर्टिकल ही, यानी कि जैसे एडिटोरियल होता है ना, तो एडिटोरियल जैसा ही होता है। तो उसमें 3 आर्टिकल दिए हुए हैं, तो मैं समय निकाल करके उनको कर दूंगा क्योंकि महत्वपूर्ण आर्टिकल है। एक तो दोस्तों सब प्राइम क्राइसिस यानी सब प्राइम संकट से संबंधित है, और जो दूसरा है तो दूसरा तो मुख्य रूप से जो अभी बजट आया हुआ है तो उससे संबंधित है, और तीसरा जो है तो वो तो बेस रेट और एमसीएलआर से संबंधित है। तो तीनों को मैं थोड़ा थोड़ा डिस्कस करूंगा, लेकिन अब सब प्राइम वाला मैं आपको बता दूंगा। तो हालांकि वो जैसे कि आपको बताऊं कि साइंस वाला पेज भी आ जाता है, तो उसका भी मैं इस बार सोच रहा हूँ बना दूँ, तो उसका ही बनाऊंगा। और वो वैसा ही होता है जैसे साइंस वाले पेज में साइंस की खबरें हैं ना खास खास, तो वैसे ही वो बिजनेस बॉटम लाइन का ही पेज होता है। उसमें जो इकोनॉमी की बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं तो उन पे आर्टिकल लिख के उनको उसमें छापा जाता है। तो दोस्तों जब वो बाकी की वीडियोस बनेंगे तब आ जाएंगे। और हालांकि आज क्या है कि आज लाइट है नहीं, सुबह से 9 बजे से लाइट नहीं है। तो मैं पहले सोचा कि वीडियो कब बनाऊँ। तो अब जब लाइट नहीं आ रही है तो मैंने सोचा वीडियो बना के रख ली जाए, जब आएगी तो पोस्ट कर दूंगा। अब देखिए कब तक लाइट आती है, जब लाइट आएगी तो अपने आप आपको ये मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।